वो एक बियाबान जंगल था। दोपहर का समय था। सुंदर नगर का रहने वाला हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ बैलगाड़ी पर सवार होकर लौट रहा था। कुछ देर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। भूख भी बहुत तेज लगी है। बैल भी चलते चलते थक चुके हैं। इन्हें भी आराम की जरूरत है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो राधा। काफी देर से मैं भी यही सोच रहा था। इतना कहकर हरिया इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दूर नदी पर पड़ी। कहाँ रुका जाए? हाँ, वो सामने देखो, वो देखो। वो नदी है ना, वहीं पे हम अपनी बैलगाड़ी रोक लेते हैं। अरे भाई, भोजन करने के बाद पानी पीने की समस्या नहीं होनी चाहिए। भरपूर पानी मिलेगा और इसी बहाने हमारे बैल भी पानी पी लेंगे। भाई, इनको भी तो चलते चलते प्यास लगी होगी ना। चलो भाई। चल 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 चल। इतना कहकर हरिया बैलगाड़ी को नदी की ओर मोड़ लेता है। कुछ देर बाद हरिया एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसके बैल नदी का पानी पी रहे थे। राधा भोजन निकालने लगी। हरिया रोटी का निवाला अपने मुंह में रखने वाला था कि तभी एक आवाज उसके कानों में टकराई। मैं 2 दिन से भूखी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? आवाज सुनकर हरिया चौंक गया और उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती हुई उसे घूर रही थी। राधा भी उसे गौर से देखने लगी। इस घने जंगल में ये बूढ़ी औरत अकेली क्या कर रही है? क्या तुमने इसकी आंखों में देखा है? कितने विचित्र अंदाज में चमक रही है। मुझे तो ये बूढ़ी औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। ओहो, ऐसा काहे बोल रही हो? हो सकता है कि ये बूढ़ी औरत जंगल में ही रहती हो, बेचारी भूखी हो। चलो, इसे कुछ खाने को दे देते हैं ना। इतना कहकर हरिया अपनी रोटी राधा को दे देता है। ये लो, अपने हाथों से इस बूढ़ी को कुछ दे दो और पुण्य कमाओ। राधा जैसे ही रोटी बूढ़ी औरत की ओर बढ़ाती है, अगले ही पल वो बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगी। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। मेरा पेट रोटी से नहीं भरता, बल्कि इंसानी गोश्त और उसके खून से भरता है। ये सुनकर हरिया चौंक गया। अगले ही पल बूढ़ी औरत धुएं में परिवर्तित हो गई और वो धुआं एक राक्षस में बदल गया। राक्षस राधा पर झपटा। हरिया कांप उठा। इससे पहले कि वो कुछ करता, राक्षस ने राधा को पकड़ लिया और देखते ही देखते उसकी पत्नी को उसके सामने मार डाला। हरिया अपनी बैलगाड़ी छोड़कर सीधे गांव की ओर दौड़ पड़ा। वो काफी देर तक दौड़ता रहा और गांव की सीमा तक आते आते बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब हरिया की आंख खुली तो उसने देखा कि गांव का मुखिया और कुछ लोग उसके पास खड़े थे। अरे हरिया, क्या हो गया तुझे? तू हमें गांव की सीमा पर बेहोश मिला। तू तो अपनी पत्नी को लेकर किसी रिश्तेदार के शादी ब्याह में गया था। तेरी पत्नी राधा कहाँ है और तेरी बैलगाड़ी कहाँ है और तू यहाँ बेहोश कैसे मिला? हरिया रोते हुए और कांपते हुए सारी घटना बताने लगा। ये सुनकर मुखिया की आंखों में खून उतर आया। अरे अब बस बहुत हो गया। उस राक्षस ने आने जाने वाले यात्रियों का जीना हराम करके रखा है। हमारे गांव के कितने लोगों को वो खा गया। अब उसका अंत बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे मुखिया जी? उस राक्षस का सामना हम कैसे कर सकते हैं? देखो, यही पास में एक साधु डेरा जमाए बैठे हैं। कहते हैं कि उनके पास बड़ी चमत्कारी शक्तियां हैं। मैं तो कहता हूँ, चलो उन्हीं के पास जाकर उस राक्षस के अंत का उपाय पूछते हैं। चलो। कुछ ही देर में हरिया, मुखिया और गांव के अन्य लोग साधु के पास पहुँचे। मुखिया कांपते हुए होठों से सारी घटना बताने लगा। प्रणाम साधु महाराज। आज हमारे गांव के हरिया के सामने उस राक्षस ने उसकी पत्नी की जान ले ली। आखिर इसका अंत कैसे होगा साधु महाराज?
हरिओम हरिओम हरिओम। उसका अंत तो लिखा जा चुका है और जल्द ही उसका अंत होगा, मगर तब तक तुम लोगों को ध्यान रखना होगा। अपने गांव के लोगों से कह दो कि कोई भी उस जंगल के रास्ते से ना जाए जहां वो राक्षस रहता है। साधु महाराज, मैं आपकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कहते हैं उसका अंत लिखा जा चुका है, इसका क्या मतलब है? कुछ बातें समय पर ही छोड़ देनी चाहिए। नियति की गहराई में जाने का प्रयास मत करो, परंतु तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए मैं इशारों में कह देता हूँ, उस राक्षस का अंत एक जादुई बीज में छिपा है और उसका अंत एक राजकुमारी करेगी। ये सुनकर मुखिया और भी चौंक गया। माफ करिएगा साधु महाराज, लेकिन पहेलियां मत बुझाइए, कृपया करके साफ साफ बताइए। साफ साफ ही तो बताया, उसका अंत एक जादुई बीज में छिपा है और उसका अंत एक राजकुमारी करेगी। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जो होना होगा वो तो होगा। हरिओम हरिओम हरिओम। जाओ, अब तुम जा सकते हो। मुखिया क्रोधित होकर गांव वालों के साथ उठा और हरिया के साथ वापस लौट गया। मुखिया गांव जाकर चौपाल में ऐलान करता हुआ बोला, देखो गांव वालों, साधु महाराज ने कुछ भी खुलकर नहीं बताया, परंतु उनकी बातों से ये अंदाजा लग गया था कि राक्षस का अंत अभी हाल फिलहाल में तो नहीं होने वाला। तुम सबको अगर किसी भी दूसरे राज्य को जाना हो तो उस जंगल के रास्ते से बिल्कुल मत जाना। समय ऐसे ही बीतने लगा और देखते ही देखते कुछ वर्ष भी बीत गए। उसी गांव में किशन नाम का एक किसान रहा करता था। एक दिन किशन घर थका हारा लौटा, तभी उसकी पत्नी बिंदिया बोली, अजी क्या हुआ? आपके चेहरे पर निराशा के बादल क्यों छाए हुए हैं? हाँ बिंदिया, क्या कहें, अब तुम्हारे इलाज में घर की जितनी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। गांव के सभी किसान अपने खेत में बुवाई कर रहे हैं, बीज बोने का मौसम आ गया है, पर हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं बीज खरीद कर अपने खेत में बो सकूं। बस इसी बात की चिंता खाए जा रही है। एक तो हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए और मैं तुम्हें संतान नहीं दे पाई, ऊपर से बीमार पड़ गई और तुम्हारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अरे अब इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है भाग्यवान। अब भाग्य में जो लिखा होता है उसे कोई बदल तो सकता नहीं है। तो अब तुम क्या करोगे? मैं क्या सोच रहा हूँ कि साहूकार बलराम से थोड़ा कर्ज ले लूं। लेकिन वो तो कर्ज के ऊपर बहुत भारी ब्याज लगाकर किसानों की जमीन हड़प लेता है। बात तो सही कह रही हो, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा ही कर्ज लूंगा। मुझे तो सिर्फ बीज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। हाँ हाँ, चिंता मत करो भाग्यवान, मैं बाकी के गांव वालों की तरह बुजदिल नहीं हूँ। साहूकार बलराम मेरे ऊपर मनमाना ब्याज नहीं लगा सकता। अगले दिन किशन साहूकार बलराम की हवेली में जा पहुंचा। किशन को देखकर बलराम खुश हो गया। आहा किशन अरे भैया, मेरी आंखें तरस गई थी तेरे दर्शन को। तुम जो हवेली में पधारे तो हमारा दिन बन गया। देखो भैया, गांव के लगभग सभी किसानों की जमीन मेरे अधीन है, केवल तुम्हारी जमीन छोड़कर। सोचता था कि एक दिन तुम्हें भी कर्ज की जरूरत तो पड़ेगी, और देखो भैया, पड़ गई। बताओ भाई, कितना कर्ज चाहिए? साहूकार जी, मुझे केवल बीज खरीदने के लिए 5 मुद्राओं की आवश्यकता है। ये सुनकर बलराम चौंक गया। 5 मुद्राएं? ए भैया, अगर तुमको कर्ज लेना है तो ज्यादा लो, 5 मुद्राओं में क्या होता है? अब साहूकार जी, जितनी आवश्यकता है मैं उतना ही कर्ज लूंगा ना। हाँ, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा ब्याज देने को तैयार हूँ। 5 मुद्राओं के बदले में मैं तुम्हें 10 मुद्राएं लौटा दूंगा। ये 10 मुद्राएं? क्या बात कर रहा है भैया,
क्या मुझको पागल वागल समझ रखे हो क्या? हैं? मैं तुझे कर्ज नहीं देने वाला। और अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं वैसे भी तुझसे काफी समय से बात करना चाहता था। एक काम कर, अपना खेत ही मुझको बेच दे, ले जा खूब सारे पैसे। हैं? अरे लेकिन साहूकार जी, मैं तुम्हें अपना खेत काहे बेच दूं? क्योंकि तेरा ही खेत है जो मेरा नहीं है। मैं तुझे तेरे खेत की 50 मुद्राओं की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बता, देगा? ओ साहूकार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा खेत उपजाऊ है। मेरे खेत की कीमत 500 मुद्राएं हैं। मेरा खेत मुफ्त में खरीदने का सपना छोड़ दो। और रहा सवाल कर्ज का, तो अब मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं किसी और से ले लूंगा। बात करते हैं, खेत चाहिए। इतना कहकर किशन साहूकार बलराम की हवेली से गुस्से में निकल गया। किशन के वहाँ से जाते ही साहूकार का नौकर वहाँ आया। सेठ जी, केवल यही व्यक्ति है जो आपसे बिल्कुल नहीं डरता। अगर ऐसा ही हाल रहा तो धीरे धीरे आपका गांव में डर खत्म हो जाएगा। हैं? तू चिंता मत कर, मैं भी देखता हूँ कि ये अपने खेत में अब बीज कैसे बोता है। इतना कहकर साहूकार बलराम ने अपने नौकर से कुछ कहा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय निकाला आपने। मैं आज और अभी से किशन के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता हूँ। हाँ। इतना कहकर साहूकार का नौकर वहाँ से चला गया। तभी साहूकार बलराम की पत्नी रुक्मिणी अपनी 5 वर्षीय पुत्री राधिका को गोद में उठाए वहाँ आ गई। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं कर रहे। आप कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे गांव वालों की हाय हमारे परिवार को लगे। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी पुत्री के बारे में तो सोचिए। अरे बकवास बंद करो रुक्मणी, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। इतना कहकर साहूकार बलराम वहाँ से चला गया। इधर किशन मुखिया के पास गया और अपनी परेशानी बताते हुए बोला। हाँ, तुम्हें उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था किशन। हम सभी किसी न किसी दिन उसके पास कर्ज लेने के लिए गए और फिर अपनी जमीन गंवा बैठे, फंस गए। क्या करें अब? इतना कहकर मुखिया ने किशन को 5 मुद्राएं दे दी। अच्छा सुनो, जब तुम्हारी फसल उग जाए तो उसे बेचकर आराम से मुझे लौटा देना, ठीक है? परेशान मत होना। किशन मुखिया का धन्यवाद करते हुए वहाँ से बाहर आ गया। अगले दिन किशन उन 5 मुद्राओं से बीज खरीदकर अपने घर आया। हाँ, चलो सारी मुश्किलें हल हो गईं। कल हम दोनों मिलकर खेत में इन बीजों को बो देंगे। कुछ देर बाद दोनों सो गए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि साहूकार का नौकर मोहन उनकी बातें सुन रहा था। मोहन चुपके से घर में घुसा और बीज चुरा लिए। फिर वो बाहर उस स्थान पर पहुंचा जहां किशन के बैल बंधे थे। आहा, अब देखता हूँ कि कल तुम दोनों अपने खेत में बीज कैसे बोते हो। इतना कहकर मोहन ने पैरों से उन सभी बीजों को कुचल डाला और चला गया। अगले दिन जब किशन उठा तो बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दोनों बैल मृत अवस्था में पड़े थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उसके सारे बीज नष्ट होकर जमीन पर बिखरे पड़े थे। ए बिंदिया जल्दी बाहर आओ। ए बिंदिया, बिंदिया। बिंदिया बाहर आई और रोते हुए बोली, हमारे बैलों को किसने मारा? लगता है कल रात हमारे बैलों को किसी ने जहर दे दिया। और ये देखो, ये बीज जो मैं मुखिया जी से पैसे लेकर आया था कर्ज में, उन पैसों से जो बीज खरीदे थे वो भी नष्ट हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने पैरों से रौंद डाला हो। इतना कहकर किशन फूट फूट कर रोने लगा। मुझे पूरा विश्वास है इस घटिया काम को इस गांव में केवल साहूकार बलराम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वही नीच आदमी है
घटिया आदमी। अब क्या होगा? अब तो बीज भी कर्ज लेकर आए थे जो नष्ट हो चुके हैं, और अब हमारे पास बैल भी नहीं रहे। गांव में जितने भी बैल हैं वो सब साहूकार बलराम के अधीन हैं। अरे मैं तो बर्बाद हो गया बिंदिया, बर्बाद। अब क्या होगा, क्या होगा? इतना कहकर किशन फूट फूट कर रोने लगा। समय बीतता गया और किशन उदास रहने लगा। एक दिन किशन उदासी भरे अंदाज में जंगल की ओर निकल गया। जंगल की गहराई में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा और अपनी किस्मत पर रोने लगा। तभी अचानक एक शेर आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। किशन पूरी तरह डर गया। शेर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक एक बैल दौड़ता हुआ आया और शेर को एक सींग मारकर घायल कर दिया। शेर भयभीत होकर भाग गया। हाँ, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होते तो मैं तो शेर का खुराक बन जाता। लेकिन तुम्हें जंगल की गहराई में इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पर शेरों के अलावा और भी बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं। बैल की इंसानी आवाज सुनकर किशन डर गया। तुम जरूर कोई पिशाच या राक्षस हो ना, जो कभी बूढ़ी औरत के रूप में तो कभी किसी और के रूप में यात्रियों को मार डालते हो। नहीं 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 नहीं, मैं वो राक्षस नहीं हूँ और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, चिंता मत करो। अगर मुझे तुम्हें नुकसान पहुँचाना होता तो मैं शेर से तुम्हें बचाता ही नहीं। हाँ, ये सुनकर किशन का डर कम हो गया। ओह, तो फिर तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? इसकी सच्चाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम मुझे अपने गांव और अपने घर ले चलो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। किशन गहरी सोच में डूब गया। मेरे पास वैसे 2 बैल थे जिनसे मैं खेती करता था, मगर वो दोनों तो काल की आगोश में समा गए। मुझे वैसे भी एक बैल की आवश्यकता तो है, परंतु तुम तो मनुष्यों की तरह बात करते हो। अगर किसी ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया तो वो तो डर जाएगा ना। ओहो, तुम चिंता मत करो, मैं केवल तुम्हारे सामने ही बोलूंगा और किसी के सामने बात नहीं करूंगा। ये सुनकर किशन खुश हो गया और बैल को लेकर अपने घर आ गया। किशन को बैल के साथ देखकर उसकी पत्नी बिंदिया चौंक गई। ये बैल आप कहाँ से खरीद कर लाए? ये तो कोई जंगली बैल लगता है। किशन ने सारी घटना अपनी पत्नी बिंदिया को बताई। वास्तव में ये बैल मनुष्य की तरह बात करता है। हाँ बिंदिया, यही तो कमाल है। तभी बैल ने बिंदिया की ओर देखकर कहा, हाँ, तुम्हारा पति बिल्कुल सही कह रहा है। मैं एक रहस्यमयी जादुई बैल हूँ। बिंदिया को ये विश्वास हो गया कि ये एक जादुई बैल है। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन किशन उदास बैठा था कि तभी बैल वहाँ आ पहुँचा। क्या हुआ? तुम उदास क्यों बैठे हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपने खेत में ले जाकर काम करवाओगे, क्योंकि तुम्हारे दोनों बैल मर चुके हैं। हाँ, कहा तो था, परंतु उस समय भूल गया था कि मेरे पास तो अब इतना धन भी नहीं है कि मैं बीज खरीद कर ला सकूं। इतना कहकर किशन अपनी आप बीती बैल को सुनाने लगा। ओह, चिंता मत करो, चलो आओ मेरे साथ चलो। मैं एक ऐसे जंगल के रास्ते को जानता हूँ जहाँ पर ऐसे बीज उगते हैं जो जादुई होते हैं। चलो आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? सच में? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। चलो आओ भी अब। लेकिन जंगल में तो वो राक्षस रहता है जो मनुष्य को देखते ही मार डालता है। फिर? ओहो, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें गुप्त रास्ते से जंगल तक ले जाऊंगा। आ जाओ, चलो। किशन तैयार हो गया और बैल उसे गुप्त रास्ते से जंगल की ओर ले गया। कुछ देर बाद किशन घने जंगल में खड़ा था। वहाँ का नजारा बड़ा विचित्र था। जमीन पर बड़े ही अनोखे रंग के बीज उगे हुए थे।
अरे वाह, ये तो सुना था कि बीज बोकर पेड़ पौधे और फसल उगाई जाती है, परंतु जमीन में बीज उगते हुए ये तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, इन बीजों को उठा लो। ये जादुई बीज हैं। जब इन्हें अपने खेत में बोओगे तो तुम्हारा खेत मानो जादुई हो जाएगा। तुम्हारी फसल बहुत जल्दी उगेगी और तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। किशन खुश हो गया और बहुत सारे बीज इकट्ठा करके बैल के साथ अपने गांव लौट आया। अगले दिन किशन ने बैल के साथ अपने खेत में वो सारे बीज बो दिए। बड़ी मेहनत के बाद किशन थक गया। हाँ, एक किसान मेहनत के बाद कितना थक जाता है। हाँ, अब तुम अपनी फसल देखना, मजा आ जाएगा। कुछ समय बाद किशन की फसल बहुत उपजाऊ हो गई। किशन और उसकी पत्नी बिंदिया खुशी खुशी फसल काटने लगे और उसे राज्य में बेचकर बहुत सारा धन लेकर घर लौट आए। अरे मित्र, तुमने मेरी किस्मत बदल दी। इतने ऊंचे दाम पर फसल मैंने कभी नहीं बेची। वाह 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 वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। किशन बीच बीच में जादुई जंगल जाता, वहाँ से जादुई बीज लाता और खेत में बो देता। कुछ ही दिनों में उसकी फसल तैयार हो जाती। देखते ही देखते किशन गांव का सबसे अधिक धनवान बन गया। ये बात साहूकार बलराम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपने नौकर मोहन से बोला, अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये ससुर का नाती किशन तो सड़क पर आ चुका था, अचानक से उसकी रातों रात तकदीर कैसे बदल गई? अब पता नहीं साहूकार जी, मैंने तो आपके कहने पर उसके दोनों बैलों को मार डाला था और उसके बीज भी नष्ट कर दिए थे, पर न जाने कहां से एक बैल उठा लाया और फिर से बीज का इंतजाम कर लिया उसने। लेकिन एक बात देखने लायक है मालिक, उसकी फसल उगती बहुत अच्छी है और बाकी के किसानों से ज्यादा जल्दी तैयार हो जाती है। आज के समय में किशन के पास बहुत धन है। साहूकार बलराम कुछ नहीं बोला और गुस्से से चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन किशन अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी साहूकार बलराम वहाँ आ गया। क्या हुआ साहूकार? मेरी खुशहाली देखने आए हो क्या? तुमने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मुझे अभी भी विश्वास है कि तुमने ही मेरे दोनों बैलों की हत्या करवाई थी और बीज नष्ट करवाए थे। बोलो, झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो। अरे तू क्या बताएगा मुझे कि मैंने क्या किया? ले, मैं बोलता हूँ कि मैंने बिल्कुल यही किया जो तूने कहा। मैंने ही ऐसा करवाया था, परंतु अब तेरे पास बहुत धन है, लेकिन कभी सोचा है कि उस धन को इस्तेमाल कौन करेगा? तेरी पत्नी तो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। साहूकार बलराम किशन को चिढ़ाता हुआ और उसका मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। काश कोई ऐसा बीज होता जिससे संतान की उत्पत्ति हो सकती। अरे परंतु ऐसा कहाँ संभव है। ऐसा हो सकता है। क्या वास्तव में? हाँ, परंतु उससे पुत्र होगा या पुत्री, ये तुम्हारी नियति पर निर्भर करता है। अरे पुत्री हो या पुत्र, मैं तो केवल संतान की इच्छा रखता हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ। बैल दोबारा किशन को जंगल में ले गया और एक बीज की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वो बीज है, इसे ले जाओ और अपने खेत में गाड़ दो। ले जाओ इसे। किशन ने उस बीज को उठाया और बैल के साथ गांव वापस आ गया। अगले दिन किशन ने वही बीज खेत में बो दिया। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा पौधा उगाया, जिस पर एक विशाल तरबूज लटक रहा था। हैं? ये तो तरबूज है। हाँ हाँ, तरबूज को तोड़ो तो सही। किशन ने तरबूज तोड़ लिया और बैल के साथ अपने घर आकर पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई। बिंदिया तरबूज को देखने लगी। अचानक ही तरबूज कई भागों में बट गया
और उसके अंदर से एक सुंदर नवजात कन्या शिशु रोने लगी। किशन को विश्वास नहीं हुआ और वो बोला, हाँ, हे भगवान, इसमें तो सच में एक संतान है। नवजात कन्या को देखकर बिंदिया के मन में ममता उमड़ आई और उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। समय यूं ही बीतने लगा। किशन ने अपनी पुत्री का नाम बड़े ही प्यार से रूप सुंदरी रखा। देखते ही देखते रूप सुंदरी 20 वर्ष की हो गई। चारों ओर रूप सुंदरी की सुंदरता की चर्चा हो रही थी। साहूकार बलराम की पुत्री सुकन्या को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक दिन उसने क्रोध में अपने पिता से कहा, जिसे देखो वही रूप सुंदरी के बारे में बात करता है। आखिर वो एक किसान की पुत्री है या फिर कोई राजकुमारी? अरे चलो मेरे साथ, रूप सुंदरी की सुंदरता के चर्चे आज के बाद बंद हो जाएंगे। चलो। साहूकार बलराम अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर किशन के खेत में पहुंचा, जहां किशन अपने परिवार और गांव वालों के साथ बैठा था। अरे ओ रूप सुंदरी, आखिरकार तू अपने आप को समझती क्या है, हैं? क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? हर तरफ तुम्हारी ही सुंदरता के चर्चे हैं। तो इसका मतलब तुम मेरी सुंदरता से जलती हो? ये सुनकर बलराम और भी क्रोधित हो गया और किशन की ओर देखकर बोला, तेरी पत्नी तो बांझ थी, रूप सुंदरी तेरी पुत्री हो ही नहीं सकती। मुझे अच्छी तरह से याद है, बरसों पहले मैंने तेरी पत्नी के बांझ होने का मजाक उड़ाया था। अगर वो गर्भवती होती तो गांव की दाई को तो जरूर पता चलता। ये बच्चा कहाँ आसमान से टपका है या फिर कहीं से लेकर आया है, ये बता तू। ए साहूकार, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो और तुम आखिरकार यहाँ पे आए ही क्यों हो? हैं? मैं इसीलिए आया हूँ कि जिस पुत्री को तूने पाल पोस कर बड़ा किया है वो किसी और का पाप है, ये बताने आया हूँ मैं। बात करता है। इतना कहकर बलराम अपनी पुत्री सुकन्या के साथ उसका मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन सुकन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपनी सहेली के साथ जंगल घूमने जा रही हूँ। अरे जंगल की गहराई में मत जाना बेटा, वहाँ एक राक्षस का शासन है। चिंता मत कीजिए, मैं साहूकार बलराम की पुत्री हूँ। कोई राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुकन्या वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद साहूकार बलराम गांव की सीमा पर टहलने के लिए चला गया। अचानक वहाँ पर सुकन्या की सहेली दौड़ती हुई आई। साहूकार बलराम उसे घबराए हुए देखकर चौंक गया। अरे लड़कियों, तुम्हारे साथ सुकन्या थी तुम्हारी सहेली, वो कहाँ है और तुम इतनी डरी हुई काहे हो? मैं और सुकन्या जंगल के सुंदर दृश्य देख रहे थे, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत आई और वो राक्षस में बदल गई और ये कहकर वहाँ से गायब हो गई कि आज पूर्णिमा की रात इसका मांस खाकर और खून पीकर मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। ये सुनकर साहूकार बलराम अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कुछ ही देर में ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई खुश था कि साहूकार बलराम की पुत्री को राक्षस पकड़ कर ले गया। जब ये खबर रूप सुंदरी तक पहुंची तो वो व्याकुल हो गई और उसने अपने पिता से कहा, सुकन्या चाहे जैसी भी हो लेकिन मनुष्य है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सुकन्या और उसके पिता ने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया, उसके बाद भी तुम उसकी मदद करना चाहती हो? हाँ पिताजी, क्योंकि उनमें इंसानियत नहीं है, लेकिन हमें इंसानियत दिखानी है। बेटा, लेकिन उसकी मदद करेंगे कैसे? राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है। पिताजी, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस राक्षस का अंत कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर वही बैल आ गया। तुम्हारी पुत्री रूप सुंदरी बिल्कुल सही कह रही है।
वही उस राक्षस का अंत कर सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इससे पहले मैंने तुमसे जो कहा था वो सब भी तो सच निकला था ना। किशन गहरी सोच में डूब गया। अब देखो, ठीक है, लेकिन वो राक्षस है कहाँ? इस बात को तो हम में से कोई नहीं जानता। ये बात मैं जानता हूँ। किशन तुरंत अपनी पुत्री रूप सुंदरी को लेकर साहूकार की हवेली चला गया। वहाँ पर साहूकार विलाप कर रहा था। अगर तुम लोगों के साथ भलाई करते तो लोगों की दुआएं लेते, आज तुम्हारी पुत्री का ये हाल ना होता। परंतु तुमने जो कुछ भी किया, मैं सबको भूलकर तुम्हारी पुत्री को राक्षस के चंगुल से आजाद कराऊंगी। ये सुनकर साहूकार बलराम की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी रुक्मिणी ने अपने पति से कहा, देखा आपने, इसे कहते हैं सच्ची इंसानियत। मुझे क्षमा कर दो रूप सुंदरी। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन राक्षसी का मुकाबला तुम करोगी कैसे? और वो है कहाँ, ये कोई नहीं जानता। तभी वहाँ पर वही बैल आ पहुँचा। लेकिन मैं जानता हूँ। ये सुनकर बैल के मुंह से इंसानी आवाज निकलते देख साहूकार बलराम चौंक गया। हैं? ये क्या? ये बोल कैसे रहा है? चिंता मत करो, मैं बोलने वाला बैल हूँ। इस बात को केवल किशन और उसका परिवार जानता है, परंतु अब सच्चाई खोलने का समय आ गया है, इससे पहले कि रात में राक्षस तुम्हारी पुत्री को मार डाले। चलो मेरे साथ, आ जाओ। तभी वहाँ पर मुखिया भी आ गया। वो साहूकार की पुत्री का हाल जानने आया था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ देर बाद किशन, रूप सुंदरी, साहूकार बलराम और मुखिया को बैल जंगल की एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। सुकन्या इस गुफा के अंदर है। सब लोग गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर राक्षस बैठा हुआ था। उसके बगल में सुकन्या बेहोश पड़ी हुई थी। अच्छा हुआ, लगता है कि आज मेरा दिन बहुत शुभ है। अब सबका अंत निश्चित है। अगले ही पल रूप सुंदरी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। राक्षस के शरीर पर पड़ते ही वो जलने लगा और कुछ ही देर में राख हो गया। ये देख सभी लोग चौंक गए। बेटा, ये सब कुछ तुमने कैसे किया? मुझे नहीं पता पिताजी, बस मेरी आँखों से अचानक रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अगले ही पल बैल एक राजा में परिवर्तित हो गया। ये देखकर रूप सुंदरी, किशन और साहूकार बलराम चौंक गए। तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हो गया, जिसने वर्षों पहले मुखिया के सामने राक्षस के अंत की भविष्यवाणी की थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि राक्षस का अंत एक बीज से होगा और उसका अंत एक राजकुमारी करेगी। अरे हाँ 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 हाँ, मुझे सब याद आ गया। अरे आप तो वही साधु महाराज हैं। लेकिन रूप सुंदरी तो किशन की पुत्री है, पर बीज का रहस्य, ये मुझे कुछ भी समझ में आया नहीं महाराज। साधु तुरंत किशन की ओर देखकर बोला, समय आ गया है कि अब तुम अपनी सच्चाई बता दो कि तुम किस तरह से धनवान बने हो। किशन धीरे धीरे सारी घटना बताने लगा कि किस तरह से वो बैल से मिला। जानते हो, ये इसी राज्य का राजा है और रूप सुंदरी किसी और की नहीं बल्कि इसकी ही पुत्री है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। साधु महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस राक्षस को रूप सुंदरी ने खत्म किया, उस राक्षस को मैंने ही सिद्ध किया था, ताकि मैं दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके शासन कर सकूं। परंतु ये राक्षस मेरे काबू से बाहर हो गया और मेरी गर्भवती पत्नी को उठाकर ले गया। मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी को इसने मार दिया। उस समय साधु महाराज प्रकट हुए और उन्होंने
अपनी मंत्र की शक्तियों से इस राक्षस को भगा दिया और क्रोधित अवस्था में मुझे देखने लगे। तब साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोग मारे गए। मैंने अपनी गलती को समझा। मैंने साधु महाराज से क्षमा मांगी और कहा कि मेरी पत्नी को जीवित कर दो। साधु महाराज ने कहा कि जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी पत्नी की कोख में अभी भी संतान पल रही है। तुमने जो किया उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। साधु महाराज ने मुझे एक बैल में परिवर्तित कर दिया और बस मैं बैल में परिवर्तित हो गया। मुझे श्राप मिल चुका था। साधु महाराज ने कहा कि तुम जिस जंगल में खड़े हो वो जादुई बीज का जंगल है। इतना कहकर साधु महाराज ने एक स्थान की ओर देखा और वहाँ पर एक बीज उत्पन्न हो गया। तुम्हारी पुत्री इस बीज से जन्म लेगी, लेकिन याद रखना, नियति तुम्हें एक ऐसे मनुष्य के पास पहुंचाएगी जो संतानहीन होगा। पर जब वो अपनी संतान की इच्छा जाहिर करेगा तब तुम यही बीज उसे दे देना। इसी बीज से तुम्हारी पुत्री जन्म लेगी और तुम्हारी सजा ये होगी कि तुम अपना रहस्य किसी को नहीं बताओगे, और जब तुम्हारी पुत्री 20 वर्ष की हो जाएगी तब यही राक्षस का अंत करेगी। इतना कहकर राजा विक्रम चुप हो गया। सभी लोगों को रहस्य समझ में आ गया। राजन, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हुआ। राजा विक्रम ने अपनी पुत्री रूप सुंदरी को देखकर कहा, बेटा तुम किशन की पुत्री हो, परंतु मुझसे मिलने के लिए महल में आते रहना। इतना कहकर राजा विक्रम वहाँ से चला गया। साधु रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गया और सभी लोग अपने अपने गांव चले गए।